नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। चक्रवृद्धि ब्याज की पिछली क्लास में हमने ब्याज की शर्त, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और 5 माही होने पर किस प्रकार से सवालों को हल किया जाता है, इस पर अपन ने डिस्कस किया था। तो देखो, इसमें जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आई थी वो ये थी कि ब्याज की दर 12% होती है। तो उस दर को अपन, जैसे 12% है और हमें 9 महीने ही केवल ब्याज देना है, ठीक है, या 15 महीने अपने को ब्याज देना है, तो उसको किस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या किया था इन सवालों में, रिपीट कर देता हूं। जो दर होती है, जितनी भी दर दी गई है 12%, जैसे ये तो अभी एक एक माह के रूप में निकल जाएगी डायरेक्ट, जितनी भी दर दी गई होती है उसके अपन 12 टुकड़े कर लेते हैं। कितने टुकड़े कर लेते हैं? 12 टुकड़े कर लेते हैं। तो वो 12 टुकड़े का मतलब हो गया हमें एक माह की दर प्राप्त हो जाती है। 12 टुकड़े का मतलब जो दर दी गई है उसमें 12 का भाग लगा दो, तो हमें एक माह में कितनी ब्याज की राशि चुकानी पड़ती है, किस दर से ब्याज चुकाना पड़ता है, कितना किराया चुकाना पड़ता है एक माह का, किस दर से वो दर प्राप्त हो जाती है। अब हम कितने माह से किराया चुका रहे हैं, ब्याज चुका रहे हैं? अगर 3 माह से चुका रहे हैं तो उस दर को, जो एक टुकड़ा प्राप्त हुआ एक महीने का, उसको 3 से गुणा कर देंगे। अगर 5 माह से चुका रहे हैं तो उस दर को अपन क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के साथ हमने इन पर कैलकुलेशन की थी। तो इसमें महत्वपूर्ण बात जो निकल कर रही है वो ये है कि इस चक्रवृद्धि ब्याज की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी लंबी है। जोड़ बाकी गुणा भाग, बड़ी संख्याओं का गुणा भाग आता है, तो इनके ऊपर आपको काफी अच्छा अभ्यास करना है। अधिकतम सवाल आप निकालने का अभ्यास करें। 50, 100 सवाल कम से कम चक्रवृद्धि ब्याज के आपके हल हो जाने चाहिए। अगर 100 सवाल आपने हल कर लिए ना, तो मान के चले कि ये जो 3-3 संख्याओं के गुणा, बड़ी बड़ी संख्याओं का जो भाग होता है ना, वो भाग आपके दिमाग में ऐसा आएगा जैसे आप 4-4 अंकों का भी भाग देंगे ना, तो ऐसे दिमाग में दे लेंगे। हाँ, ये ऐसे आइडिया लग जाता है, हाँ, इसका लगभग 3 बार जाएगा, इसका 4 बार जाएगा, ये लगभग। तो इस तरीके से आंकड़े बैठ जाते हैं। जब अभ्यास होता है तो दिमाग इतना एक्सपर्ट हो जाता है। अब आज अपन आगे के सवाल पर चर्चा करते हैं। देखिए, कोई राशि 10% की दर से उधार दी जाती है। 10% की दर से, यहां पर इसका मतलब आर दे रखा है आपको 10%, 3 वर्ष के अंत में। देखो ये सवाल बहुत सरल है, तो इसको देखने से पता चल रहा है समय आपको दिया गया है 3 वर्ष, और 1331 प्राप्त होता है। तो ये आपको अमाउंट दे रखा है 1331 रुपये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उधार दी गई राशि यानी कि पी ज्ञात करना है। आपको इस सवाल में क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है। तो पी ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो सीआई दे रखा है, सॉरी, मिश्रधन दिया गया है, तो मिश्रधन का फॉर्मूला लिखेंगे। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात टी। ओके, अब आपको ज्ञात क्या करना है, पी ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है। तो ये जो आपकी बाकी की राशि है, इसको समीकरण के दूसरे तरफ हस्तांतरित कर दीजिए आप, और इसके अंदर मान रख के आप इसको हल कीजिए। तो इस सवाल को जो मैंने चूज किया है, इसके पीछे सबसे बड़ी कहानी यही है। देखो, ये समय 3 वर्ष न देके क्या कह रहा है कि 3 वर्ष के अंत में, तो अंत का मतलब हो गया है 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसमें इस समय को ही देखो एक थोड़ी सी अलग भाषा का थोड़ा सा परिवर्तन करके इसके अंदर दर्शाया गया है। तो जब ऐसे सवाल हो तो उसमें आपको मान के चलना है कि 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। अंत का मतलब है कि 3 वर्ष तक अपन ने उधार ली गई राशि को काम में ले लिया है, हमें उसका 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चुकाना है। तो देखिए, सवाल को हल कर लेते हैं। इसके अंदर मूलधन दे रखा आपको, मिश्रधन 1331 बराबर मूलधन आपका ज्ञात करना है अपने को, और 1 प्लस दर आपकी 10/100। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पर 110/100, तो ये शॉर्ट ट्रिक हो जाती है और कुछ भी नहीं है। पी आपको 3 दे रखा है। ओके, तो 1331 बराबर पी 110/100, और इसकी घात कितनी है, 3। अब देखिए, एक बिंदी से तो एक बिंदी कट जाएगा। अब इसको हल करते हैं आगे। 1331 बराबर पी 11/10 की घात 3।
तो 11/10 की घात 3 को आप इधर हस्तांतरित कर दीजिए, तो और पिक का मान रख लीजिए। पिक को तो अपन रख लेते हैं राइट हैंड साइड में और इसको अपन इधर हस्तांतरित कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1331/11/10 की पावर 3। अब देखो ये मेन बट्टा है, ठीक है, ये मेन बट्टा है, इसके नीचे बट्टा आ गया है तो ये पलट जाता है, इसका अंश और हर आपस में पलटकर ऊपर गुणा में आ जाता है। तो मैं पी का मान क्या लिख सकता हूं, 1331 गुणा 10/11 की घात 3 लिख सकता हूं। ओके, तो यहां से आप पी का मान ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा, 1331 10 की घात 3 का मतलब हो गया 10 को 3 बार गुणा करना है, घातांक में आपने सीखा है। और ये 11 की घात 3 का मतलब 11 को 3 बार गुणा करना है। 10/11 पर घात 3 है तो ये हो गया आपका a बट्टा b की घात m। तो ये किस रूप में हो गया, a की घात m और b की घात m के रूप में। तो अब देखिए 11 का भाग लगाओ इसके अंदर, 11 एकम 11, 2 से 23, 11 दूना 22, 1 से 13 हो गया, ये 31 है, सॉरी ये कितना 31, तो 11 एकम 11 121। तो 11 का फिर दोबारा भाग लगाओ, 11 11 121 होता है, फिर 11 का भाग लगाओ, 11 11 121 होता है। तो कुल मिला के अपने को पी का मान कितना मिला इस सवाल के अंदर, 1000 रुपये। यानी कि हम 1000 रुपये को 10% की दर से 3 वर्ष तक उधार लेते हैं तो अपने को कुल 1331 रुपये लौटाने पड़ते हैं, जिसमें 1331 में से 1000 माइनस कर देंगे तो 331 रुपये चक्रवर्ती ब्याज के प्राप्त होते हैं या चुकाने पड़ते हैं। तो ऐसा है, आपको सवाल समझ में आ गया होगा। इसके अंदर महत्वपूर्ण बात थी यही समझाने की। दूसरी, पी का मान ज्ञात करना है तो आप इस ट्रिक को भी देख लीजिए, स्टेप्स को भी देख लीजिए। हस्तांतरित करते हैं, बट्टा के नीचे बट्टा आ जाता है, हल करते हैं और उत्तर प्राप्त हो जाता है। अब अपना नेक्स्ट सवाल है, देखिएगा, रुपये 4000 की राशि किस दर पर उधार दी जाए। 4000 की राशि किस दर पर उधार दी जाए, तो यानी कि इसके अंदर देखो क्या दिया गया है, एक तो 4000 रुपये तो आपको मूलधन दिया गया है। ओके, आपको दर ज्ञात करनी है, वह 2 वर्ष में, तो आपको इसका मतलब टी दे रखा है 2 ईयर। 5290 हो जाती है तो आपको अमाउंट दे रखा है 5290 रुपये। तो आपको दर ज्ञात करनी है। तो देखिए वास्तविकता में क्या है, देखो आपको मिश्र धन दे रखा है, इसके लिए आप मिश्र धन का फॉर्मूला लगाएंगे, P गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात टी। इसमें से माइनस पी नहीं करना अपने को, माइनस पी करेंगे तो अपने को CI प्राप्त होगा, साइक्लिक इंटरेस्ट प्राप्त होगा, चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होगा। इसलिए इस सवाल में अपन माइनस पी नहीं करते हैं, और जिसमें माइनस पी नहीं होता है उससे डायरेक्ट अपने को मिश्र धन प्राप्त होता है। जिस दर पर अपन ब्याज राशि को उधार देते हैं उससे डायरेक्ट अपने को मूलधन प्लस ब्याज प्राप्त हो जाता है, ए बराबर पी प्लस CI प्राप्त हो जाता है। तो देखिए अब इसके अंदर हमें आर का मान ज्ञात करना है। इस स्टेप को आप अच्छी तरीके से समझ लेना कि जो गणित के स्टूडेंट है उनके लिए इन चीजों को समझना, इधर उधर करना कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। लेकिन जो बायो के स्टूडेंट है उनको इनको हस्तांतरण करना, आगे पीछे करना, घातों से तुलना करना, ये क्या थोड़ा टेढ़ा काम लगता है उनके अभ्यास में नहीं होने की वजह से। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप प्रैक्टिस मोर एंड मोर, अभ्यास में आपके आ जाएगा तो आपके कोई दिक्कतें नहीं आएगी, ये अटपटे लगेंगे आपको। अब आर का मान ज्ञात करना है, बाएं पक्ष में आर है ही नहीं तो कैसे ज्ञात करें। तो इस चीज को मैं आपको देखो बारीकी से क्लियर कर रहा हूं। हमें यहां से क्या कर सकते हैं, पी को हटा सकते हैं तो अपने को मिल जाएगा ए बटा पी बराबर 1 प्लस आर बटा 100 की घात टी। ओके, अब यहां पर देखो घात में टी है और इधर घात में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों सवालों को अपन इन दोनों पक्षों में क्या करेंगे, इधर का मान रखेंगे, इधर भी आर ज्ञात करना है। तो आर ज्ञात करना है तो आप टी को क्या करो, इधर हस्तांतरित कर दो। जब घात हस्तांतरित होती है तो वो 1 बट्टा में चली जाती है, यानी कि 1 प्लस आर बटा 100। इसको मैं वैसे ले लेता हूं स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे मैंने इसको लिखा ए बटा पी, तो ये टी जब समीकरण के बाएं पक्ष में हस्तांतरित होता है तो घात में 1 बटा टी हो जाता है, घात में ही इसका अंश हर अंश में पलट जाता है। और ये बच गया 1 प्लस आर बटा 100। अब इसको अगर थोड़ा सा हल करें तो ए बटा पी की घात 1 बटा टी माइनस 1 बच गया, माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा हल करें बराबर आर। अब अगर इसको थोड़ा सा हल करें तो ए बटा पी की घात 1 बटा टी माइनस 1 और गुणा 100 मिल गया बराबर आर। ये लीजिए आर का मान प्राप्त हो गया है। अब इसके अंदर मान आप रखिए, आपको सब कुछ दे रखा है, टी का मान, ए का मान, पी का मान और आर का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन अभ्यास के लिए आप कीजिए।